हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपी ट्रिपल एसएससी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 21 देखेंगे रुक्मिणी प्रकाशन से। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, रुपए का सिक्का सबसे पहले किसके समय में जारी किया गया था। तो जो रुपए का सिक्का था वह सबसे पहले जारी किया गया था शेरशाह सूरी के समय में, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में निम्न में से पहले किसको भेजा था। तो उसने भेजा था कैप्टन हॉकिंस को, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि दी थी। तो सरोजिनी नायडू ने यह उपाधि किसे दिया था, मोहम्मद अली जिन्ना को, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था। तो उस समय भारत का जो राजनीतिक दर्जा था वह क्या था, ब्रिटिश राष्ट्रकूल के अधिराज का, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस शासक ने मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण की ओर सेना भेजी थी। तो यह भेजा था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी इसको 1000 दिनारी भी कहते हैं, क्योंकि इसने इसको 1000 दिनार में खरीदा था मलिक काफूर को। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट की थी, यंग इंडिया महात्मा गांधी की थी, और इंडियन सोशियोलॉजिस्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा की, और इंडियन ओपिनियन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी। 7वें में देखेंगे। 7वें में क्वेश्चन हमसे ये कहा, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। सबसे पहले हड़प्पा में खोज किसने किया था। तो ये किए थे दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था। तो हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा जो है यह प्रयाग में करता था, ऑप्शन नंबर बी। फिर यह है कि निम्न कथनों पर विचार करना है, रॉलेट एक्ट, खेड़ा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल हड़ताल, इनको क्या करना, उपरोक्त गांधीवादी आंदोलन का सही कालानुक्रम से सेट करना है। तो इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले चंपारण हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद हुआ था अहमदाबाद मिल, उसके बाद खेड़ा, और अंत में हुआ था रॉलेट एक्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 3 4 2 1। क्वेश्चन नंबर 10, 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था। तो 1905 बंगाल विभाजन का जो आदेश था वह लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन ने किया था। अब फिर क्वेश्चन नंबर 11 में यह है, मेघना निम्नलिखित में से किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है। तो मेघना जो है यह गंगा और ब्रह्मपुत्र की सम्मिलित धारा है। कच्छी सतह से पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना है। तो यह झुकाव कितना है, यह झुकाव है 23.5 डिग्री। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में यह है, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का विस्तार केवल एक राज्य तक सीमित है। तो यह कौन सी है, तो यह है अजंता। ठीक है, अजंता पर्वत श्रेणी जो है वह केवल एक ही राज्य तक फैली हुई है, ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ये है, सिंधु गंगा के मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। तो नई जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसे हम लोग खादर के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो 15 में क्या हमारा सही हो जाएगा, ए, नीलगिरी पहाड़ियों पे। नीलगिरी पहाड़ियों पे कैसे वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। क्वेश्चन नंबर 16, मूल्यह्रास किसके बराबर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में जो सही होगा, मूल्यह्रास वो होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद एवं निवल राष्ट्रीय उत्पाद के डिफरेंस के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया, संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली संस्थाएं हैं। संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली संस्थाएं क्या हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऑप्शन नंबर डी। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, क्वेश्चन नंबर 18 में। तो नाबार्ड हमारा कब बना है, 1982 में। नाबार्ड कब बना, 1982 में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी तथा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी के बीच अंतर किसके बराबर होता है। तो यह जो अंतर होता है यह पूंजी मूल्य ह्रास के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है, समृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड क्या है। तो समृद्धि का सबसे अच्छा मापदंड जो है वह है प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 21, राज्यसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्य में धन विधेयक कहाँ होगा? विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। भारत में बजट को क्या कहा जाता है? तो भारत में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23 में ये है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति पे जो महाभियोग चलता है वह किस अनुच्छेद के तहत चलता है? वह चलता है अनुच्छेद 61 के द्वारा, 61। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24, संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य उसके दुर्व्यवहार के आधार पर हटाया जा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य उसके दुर्व्यवहार के कारण हटाया जा सकता है। किस आधार पर हटाया जा सकता है? तो यह हटाया जा सकता है भारतीय राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जांच के आधार पर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में मुसलमानों के लिए प्रथम निर्वाचन निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किया गया? तो यह किस वर्ष लागू किया गया था? यह लागू किया था 1909 में। 25 में ए हो जाएगा। फिर देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या है? कैल्शियम सल्फेट है। क्या है ये? कैल्शियम सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 27 में ये कहा जा रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वह नर्व सेल्स होती है, तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर ए। और इनकी जो अगर यूनिट पूछी जाए तो इनकी यूनिट होती है न्यूरॉन्स, और किडनी की यूनिट पूछी जाए तो उनकी यूनिट होती है नेफ्रॉन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 में निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक पृथ्वी पर जीवन के विकास संबंधी कार्य से संचालित नहीं है? तो यह कौन सा है? मोगरन। ये नहीं संचालित हैं ये, ठीक है। बाकी चार्ल्स डार्विन हैं, लैमार्क है, वॉकमैन है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है इनमें से वह क्या है? इनमें से है वह सल्फर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? तो ये क्या होते हैं? ये प्रतिजैविक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, यदि चाय के दाम 60 रुपये प्रति किग्रा से 75 रुपये प्रति किग्रा हो जाए तो एक परिवार को इसकी खपत में कितने रुपए की कमी करनी, कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे उसका पूरा बजट प्रभावित ना हो? तो अब देखिए इसमें होता क्या है ना, 60 रुपये से 75 यानी 15 रुपये बढ़ गया। तो जितना बढ़ गया तो यह इतनी चाय उसको कम लेनी पड़ेगी। किस रेट की चाय? 75 रुपये वाली चाय। तो 75 नीचे ले लिया और इनटू में इसको कर दिया 100 से मल्टीप्लाई और ये आ जाएगा। तो 15 × 75 और 5 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 20, यानी उसको अपनी खपत कितनी कम करनी पड़ेगी? उसको अपनी खपत कम करनी पड़ेगी 20%, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 31 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी 20%, ठीक। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं बढ़ते क्रम में हैं? तो इसमें कौन सी संख्या होगी? इसमें संख्या होगी ऑप्शन नंबर सी 5/7, 9/11 और 7/8। ये बढ़ते हुए क्रम में है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, एक कक्षा में कि 6 छात्रों की लंबाई 144 सेंटीमीटर, 158 सेंटीमीटर, 172 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर, 132 सेंटीमीटर और 182 सेंटीमीटर है। सभी छात्रों की औसत लंबाई कितनी है? तो सभी छात्रों की औसत लंबाई सबको जोड़ के 6 से भाग दे देंगे। तो 33 में क्या आ जाएगा? 158 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34 और 34 का जो हमारा राइट आंसर बनेगा वह क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, पहली 5 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? तो पहली 5 अभाज्य संख्याओं का जो योग होगा ऑप्शन नंबर 35 में हो जाएगा वह 28, ठीक है। 5 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 2 होगा, ठीक है ना। फिर क्या होगा? 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। इस तरह से अबद्धों की जो कन्फ्यूजन होता है वह 2 में होता है। कुछ लोगों को लगता है कि 2 अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन 2 भी अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 36, वर्तनी का शुद्ध रूप का चयन करिए। इसमें बताना ही है कि कौन सी वर्तनी सही रूप में लिखी गई है। तो इसमें लिखा गया है अमावस्या, ये ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ये सही है। क्वेश्चन नंबर 37, स्त्रीवाचक शब्द कौन सा है इसमें से? तो ऑप्शन नंबर 37 में जो बाला है यह स्त्रीवाचक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 38, जगदीश में कौन सी संधि है? तो 38 में जगदीश में जो संधि है वह है व्यंजन संधि। 39, ब्रह्मांड का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ब्रह्मांड का जो संधि विच्छेद होगा वह ब्रह्माधन अंड होगा,
ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में ये कहा गया पथिक के रचनाकार हैं। पथिक के रचनाकार कौन हैं? तो पथिक के जो रचनाकार हैं वह हैं राम नरेश त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 41 के लिए, 41 और 42 के लिए पैसेज है, पैसेज को पॉज करके पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 41 में जो सही होगा वह सही होगा ए, और 42 में क्या सही होगा? 42 में सही होगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 में जो सही होगा वह होगा सी, और 44 में भी डी सही होगा, और 45 में जो सही होगा वह होगा बी। ठीक है, आइए उसके बाद ये रीजनिंग के सवाल। 46 हमसे ये कह रहा है कि कथन में है चमगादड़ अंडे नहीं देते हैं और इसलिए चमगादड़ पक्षी नहीं होते हैं। निष्कर्ष में पहला निष्कर्ष ये सभी पक्षी अंडे देते हैं, दूसरा दे रहा है केवल पक्षी अंडे देते हैं। ठीक है, और हमको इसमें निष्कर्ष जो निकालना है, इसमें क्या निष्कर्ष निकालना है? तो निष्कर्ष जो हमारा निकलेगा इसका केवल एक निकलेगा कि केवल निष्कर्ष एक निकलता है कि सभी पक्षी अंडे देते हैं, क्योंकि चमगादड़ अंडे नहीं देते इसलिए चमगादड़ पक्षी नहीं है। यानी यहाँ से ये निकल रहा है कि चमगादड़ इसलिए पक्षी नहीं है क्योंकि वह अंडा नहीं देता, यानी अंडा देने वाला जो होगा वह पक्षी होगा। क्वेश्चन नंबर 47, किसी निश्चित कूट भाषा में प्राइवेट को 1 2 3 4 5 6 7 एवं रिस्क को 2 3 9 8 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उसी कूट भाषा में RIVETS को कैसे लिखेंगे? तो ये एकदम बहुत आसान सा है। इसमें हम लोग देख लेंगे कि R के लिए सबसे पहले क्या लिया गया। तो R यहाँ से दूसरे नंबर पे है यानी 2 होगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है? I है और V है। तो I के लिए देखिए, I के लिए इधर से है ये तीसरा अंक, यहाँ पे तीसरा इधर से, तो तीसरा यहाँ पे हो जाएगा 2 3। ठीक, और V के लिए इसके बगल में ये 2 3 3 के बाद है 4, ये हो जाएगा। ठीक, और E के लिए देखेंगे तो E के लिए है लास्ट में 7 हो जाएगा, और T के लिए देखेंगे तो T के लिए हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अंत में जो है यस के लिए, तो यस के लिए हमको मिल जाएगा इधर से तीसरा ये वाला, तो इधर से तीसरा मिल जाएगा 9 हो जाएगा। 2 3 4 7 6 9, 2 2 3 4 7 6 9, ऑप्शन नंबर बी। तो 47 में जो हमारा सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरह का सवाल बहुत ही आसान होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, यदि बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था तो आने वाले कल से अगले दिन से तीसरा दिन कौन सा होगा? तो यह कौन सा दिन होगा? 48 में होगा यह रविवार, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49, यक्ष और उसके दादा की आयु में 50 वर्ष का अंतर है। यदि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 152 वर्ष होगा तो उनकी वर्तमान आयु कितनी है? तो 49 में क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 45 और 95। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। तो इसमें जो होगा यह जून भिन्न है, क्योंकि जून जो है 30 का महीना है और बाकी जो है जनवरी जुलाई और अगस्त ये 31 के महीने होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 51, बजट 2020-21 में घोषित नई वाहन कबाड़ नीति कब से लागू की जाएगी? तो नई वाहन कबाड़ नीति जो है यह 1 अप्रैल 2022 से लागू किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 51 में ऑप्शन नंबर बी। 52 में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो 52 में जो है यह लैप्सेबल रिजर्व फंड होगा, यह असत्य है। बाकी जो सही क्या है, इसका निर्माण स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकरण से प्राप्त होने वाली राशि से किया जाएगा। इस निधि को लागू करने और इसके रखरखाव की जिम्मेदारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की होगी। और चौथा, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में भी इस राशि का उपयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले बिहार के साहित्यकार कौन हैं? तो ये कौन है बिहार के साहित्यकार? उपरोक्त सभी लोग हो जाएंगे। इसमें श्रीमती अनामिका को भी मिला है, कमलकांत झा को मिला है और हुसैन उल हक साहब को भी मिला है। ठीक है, तो ये हम लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 कि 2020 में जो मिला है पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है? श्रीमती अनामिका को मिला है, कमलकांत झा को मिला है और हुसैन उल हक साहब को मिला है। चलिए, प्रिंट नामक पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो प्रिंट नामक पोर्टल जो है यह पावर ग्रिड ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 54 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन 55, किस राज्य में अनाथ बच्चों को संरक्षण एवं आश्रय प्रदान करने हेतु हरिहर योजना शुरू किया गया है? तो हरिहर योजना जो शुरू की गई है यह कहाँ शुरू की गई है? हरियाणा में। हरिहर योजना
हरियाणा में शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 56, केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त के पद पर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त कौन बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं सुरेश एन पटेल को, सुरेश एन पटेल को बनाया गया है। निकोल पसिनियन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? निकोल पसिनियन बने हैं आर्मेनिया के प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 58, जलवायु परिवर्तन के कारण बर्फ पिघलने की घटना के कारण खबरों में रहा येलोस्टोन पार्क कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 58 में हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑप्शन नंबर डी। G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की थी? तो G20 की जो स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किया है, यह किया है इटली ने, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 60, आधार पूनावाला को किस कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आधार पूनावाला को किसका किया गया है? मैग्मा फिनकॉर्प का। आधार पूनावाला अध्यक्ष बनाए गए किसके? मैग्मा फिनकॉर्प का, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 61, मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? तो ये कौन थे? ये थे विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर डी। और क्वेश्चन नंबर 61 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 62, दीपा कर्माकर किस खेल से जुड़ी हैं? तो दीपा कर्माकर जो है ये जिम्नास्टिक से जुड़ी हुई हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 63, एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखी है? जो बड़े पैमाने पर औपनिवेशिक भारत को गंभीर वास्तविकताओं का वर्णन करती है। तो यह किसके द्वारा लिखा गया है? 63, तो ये 63 लिखा गया है शशु थरूर के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 64, म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो म्यांमार की जो मुद्रा है वह है क्या? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 में ये कहा गया हरि प्रसाद चौरसिया वादक थे। हरि प्रसाद चौरसिया 65 में किसके वादक थे? ये बांसुरी के थे। ग्रीन ऑस्कर का असली नाम क्या है? ग्रीन ऑस्कर का जो असली नाम है वह है पांडा अवार्ड, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 67, केंद्रीय औषधि एवं सुरभि पादप संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है लखनऊ में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 68, पर्यावरण विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो पर्यावरण विभाग की स्थापना हुई थी 1982 में। आइए क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 में किस दिन भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 29 अगस्त, ध्यानचंद जी का जन्मदिन। आइए क्वेश्चन नंबर 70, IMO का विस्तारित रूप क्या है? IMO का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो IMO का फुल फॉर्म होता है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। आइए अब ये एक पैसेज है, इस पैसेज को पढ़ेंगे और हम लोग आंसर करेंगे। व्यक्ति समाज की इकाई है और शिक्षा व्यक्ति को सत्यचित और आनंद की अनुभूति करने योग्य बनाती है। शिक्षा का अर्थ है जीना, सीखने की कला। हम जीते हैं समाज में, अतः शिक्षा का मूल स्रोत है समाज। इस प्रकार शिक्षा और समाज का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। शिक्षा व शिक्षण संस्थाओं का समाज में विशेष महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यहीं से भावी नागरिक ढल कर निकलते हैं। आज समाज में मूल रूप से परिष्कृत करने हेतु नैतिक शिक्षा के प्रश्न पर विशेष बल दिया जाने लगा है। यह आवश्यकता अनुभव की गई है कि हमारी मान्यताओं का स्खलन हो रहा है। सामाजिक जीवन में जो अनैतिकता दिनों दिन बढ़ती जा रही है, उसका मूल कारण नैतिक शिक्षा का अभाव है। आज हमने भौतिक उन्नति को एकमात्र उद्देश्य बना लिया है। हम भौतिकतावादी से अति भौतिकतावादी होते जा रहे हैं और यही कारण है कि विफलताएं हमारे मार्ग को अवरुद्ध करती जा रही हैं। आज शिक्षा का महत्व केवल पुस्तकीय ज्ञान मात्र है जो पुस्तकों में ढलता जा रहा है। यह शैक्षिक प्रक्रिया केवल मशीनीकरण का पर्याय न बने और व्यवहारिक सद शिक्षा का स्वरूप विकसित हो सके, इसके लिए अपेक्षित है कि नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी जाए, अन्यथा समाज में अपराध प्रवृत्ति निरंतर बढ़ती रहेगी। यदि हम जीवन में सामंजस्य स्थापित करना चाहते हैं तो भौतिक प्रगति के साथ साथ आध्यात्मिक प्रगति को भी जागरूक बनाए रखना आवश्यक है। आज विद्यार्थियों में व्याप्त अनुशासनहीनता, निराशा एवं हतोत्साह के प्रमुख कारण मानसिक एवं आध्यात्मिक अनुशासन का अभाव है। अतएव विद्यार्थियों में प्रारंभ से ही चरित्र निर्माण और देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए उनमें दृढ़ संस्कारों का निर्माण करने का नैतिक शिक्षा देना अति आवश्यक है। नैतिक शिक्षा के बिना स्वास्थ्य समाज की कल्पना असंभव है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 का जो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, समाज में शिक्षण संस्थाएं इसलिए महत्व रखती हैं क्योंकि शिक्षण संस्थाओं से, ऑप्शन नंबर डी, संस्थाओं से ही भावी नागरिक ढलकर निकलते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 72 में ये कहा गया हमारी सामाजिक
मान्यताओं के विघटन का प्रमुख कारण क्या है? तो हमारी सामाजिक मान्यताओं का प्रमुख विघटन कारण जो है नैतिक शिक्षा का अभाव, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 73, नैतिक शिक्षा से समाज को लाभ होगा। 73 में क्या सही होगा कि छात्रों के समन्वित चरित्र के निर्माण का, ऑप्शन नंबर बी। 74, उपर्युक्त अवतरण का उपर्युक्त शीर्षक लिखिए। तो इसका जो सबसे सही शीर्षक बनेगा वह क्या बनेगा? नैतिक शिक्षा की उपयोगिता, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 75, शिक्षा का अभिप्राय है। शिक्षा का क्या अभिप्राय है? तो 75 में होगा जीना सीखने की कला, ऑप्शन नंबर सी। ये अगला पैसेज है, विचार विनिमय के लिए केवल मनुष्य को ही वाणी का वरदान प्राप्त है। पशु पक्षी अपने भाव और विचार शारीरिक मुद्राओं और संकेतों द्वारा प्रकट करते हैं। वाणी के अनेक रूप हैं जो भाषा या बोली कहलाते हैं। प्राय सभी स्वतंत्र देशों की अपनी अपनी भाषाएं हैं। उनके साथ स्थानीय बोलियां भी हैं जो भाषा का ही प्रादेशिक रूप है। सबसे अधिक सुगम, सरल और स्वाभाविक भाषा मातृभाषा कहलाती है। यह बालक को जन्मजात संस्कार से मिलती है। अन्य भाषाएं अर्जित भाषाएं होती हैं जो अभ्यास द्वारा सीखी जाती हैं। अपने घर, परिवार, वर्ग, जाति और देश के मध्य विचार विनिमय के लिए सबसे सरल भाषा मातृभाषा ही है। अपनी मातृभाषा द्वारा जितनी सहजता से हम भाव व्यक्त किया जा सकता है वैसे सहज सामर्थ्य किसी अन्य अर्जित भाषा में नहीं होता है। राष्ट्र की एकता और पारस्परिक विचार विनिमय की सुविधा के लिए राष्ट्रभाषा की आवश्यकता में किसी को भी संदेह नहीं हो सकता। सभी राष्ट्र अपनी राष्ट्रभाषा को सम्मान देने और व्यवहार में लाते हैं। स्वतंत्र भारत में भी हमें अपने राष्ट्र की भाषाओं को अपनाना चाहिए। राष्ट्रीय गौरव और अभिमान के लिए यह आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा जा रहा है कि राष्ट्रभाषा का महत्व इस तथ्य में निहित है कि वह राष्ट्रीय एकता की द्योतक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 77, राष्ट्र का गौरव सुरक्षित रह सकता है। राष्ट्र का गौरव कब सुरक्षित रह सकता है? स्वभाषाओं को ग्रहण करने में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 78, भाषा द्वारा भावाभिव्यक्ति करने में समर्थ होते हैं कौन से लोग? ये होते हैं वाणी का वरदान प्राप्त मनुष्य, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 79, मातृभाषा वह भाषा रूप है जो, मातृभाषा क्या है? जो सर्वाधिक ग्राह्य हो, लचीला हो और स्वाभाविक हो, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 80 में कहा जा रहा है मातृभाषा ही हमें आवश्यकता होती है। मातृभाषा की हमें आवश्यकता होती है क्योंकि वह भाव विभक्ति का सहज साधन है, ऑप्शन नंबर बी। अब ये मैथ के क्वेश्चन हैं, ये हम लोग चार्ट बनाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए, तो हमसे क्वेश्चन नंबर 81 में क्या कहा गया कि भोजन पर व्यय की गई राशि शिक्षा तथा वस्त्रों पर मिलाकर व्यय की गई कुल राशि से कितना प्रतिशत है? तो 81 में जो सही होगा वह सही होगा डी, 50%। 82, मिस्टर राव अपनी आय के कितनी प्रतिशत की बचत करते हैं? तो ये कितने प्रतिशत बचत करते हैं? ये बचत करते हैं 30%, ऑप्शन नंबर बी। यदि मिस्टर राव की कुल मासिक आय 72,000 रुपया हो तो वह कितनी राशि मकान के किराए में देते हैं? तो 83 में जो ऑप्शन हमारा बनेगा वह बनेगा 10,800, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 84, मिस्टर राव वस्त्र, परिवहन और मनोरंजन पर कुल मिलाकर अपनी आय का कितना प्रतिशत भाग खर्च करते हैं? तो ये खर्च करते हैं 12.5%, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 85, यदि मिस्टर राव की कुल मासिक आय 72,000 रुपया हो तो वह कितनी राशि मनोरंजन पर खर्च करते हैं? तो ये मनोरंजन पे खर्च करते हैं, ऑप्शन नंबर ए, 2600 रुपये। फिर देखते हैं, हम लोग ये चार्ट बनाएंगे और इस चार्ट के बाद इसके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 86 में यदि गणित में उत्तीर्ण अंक 31 हो तो गणित में फेल हुए छात्रों की संख्या कितनी है? तो कितनी है संख्या? यह संख्या है 86 में बी, 15। यदि कक्षा में छात्रों की कुल संख्या बताइए तो कक्षा में 7 छात्रों की जो कुल संख्या है वह है डी, 135। क्वेश्चन नंबर 88 में है उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या प्रतिशत में बताइए। उत्तीर्ण होने के लिए 31 अंक अनिवार्य है, तो यह कितने हैं? यह हैं 88 सही, 8/9%, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 89 में ये कहा गया यदि छात्रों को 50 में से अंक दिए गए हों और 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को A+ दिया जाए तो कितने छात्रों को A+ दिया गया है? तो कितने छात्र हैं? 10 छात्र हैं, ऑप्शन नंबर ए। फिर क्वेश्चन नंबर 90 में कह रहा है कक्षा में छात्रों की कुल संख्या का 20% कितना होगा?
तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या का जो 20% होगा वह होगा 27, ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए, फिर ये एक छोटा सा चार्ट है और हम लोग इससे इसके आगे के क्वेश्चनों को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 91, लड़कों को और लड़कियों के प्रतिशतें किस अनुपात में न्यूनतम अंतर है? तो न्यूनतम अंतर जो है वह कहाँ है? ईसी में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 में है सीएस और आईटी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का अनुपात क्या है? तो यह अनुपात है 6:7, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 93, कॉलेज में लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना है? तो यह कितना है? 1:1, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 94, यदि विभिन्न अनुशासनों में अध्ययन कर रही लड़कियों की संख्या संबंधी आंकड़े वृत्त आरेख या पाई चार्ट के रूप में दर्शाए गए हों तो एमई अनुशासन में लड़कियों की संख्या दर्शाने वाले त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण क्या होगा? ठीक है, तो यह कितना होगा? यह होगा 72 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। सीई और आईटी पढ़ने वाले लड़कों की संख्या कितनी है? सीई और आईटी पढ़ने वाले लड़कों की जो संख्या है वह है 546, ऑप्शन नंबर सी। फिर ये देख लेंगे, हम लोग सारणी बनाएंगे और उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 96 में कहा जा रहा है क्षेत्र फर्स्ट में रह रहे पुरुषों और बच्चों को मिलाकर कुल संख्या कितनी है? तो यह संख्या कुल कितनी है? सी, 4515, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97 में कहा गया किस क्षेत्र में रह रही महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है? तो 97 में जो सर्वाधिक संख्या है वह है जी, यानी ऑप्शन नंबर डी। 98, क्षेत्रों एच और आई में मिलाकर कुल कितने बच्चे रहते हैं? तो यहाँ पे कुल कितने बच्चे रहते हैं? ये रहते हैं 1278, ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99, क्षेत्र एफ में रह रहे पुरुषों की संख्या का क्षेत्र एच में रह रहे पुरुषों की संख्या से क्रमशः अनुपात कितना है? तो 99 में जो हमारा सही होगा वह डी होगा, 522:403। और ये आखिरी क्वेश्चन नंबर 100, क्षेत्र जे में रह रहे लोगों की कुल संख्या क्षेत्र एफ में रह रहे लोगों की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है? तो यह लगभग है 87%, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से हम लोगों ने सेट नंबर 21 फिनिश किया और मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।